मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भारत का चुनाव आयोग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन के बारे में चर्चा की थी कि संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। उसके कार्यकाल के बारे में अध्ययन किया था कि चुनाव आयोग के सदस्यों को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले प्राप्त होने तक अपने पद बने रहने का अधिकार है। उसकी पदमुक्ति, वेतन व भत्ते, चुनाव आयोग के फंक्शंस, उसके क्या कार्य हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर लोकतंत्र का जो एक महायज्ञ है, ये महायज्ञ कैसे संपन्न हो, तो इस महायज्ञ को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे यहाँ उस निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर अच्छे तरीके से चुनाव करा सकें, लोकतंत्र को मजबूत बना सकें, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। उनका अध्ययन हम आज इस ऑनलाइन कक्षा में करेंगे या उस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 कि निर्वाचन आयोग की जो रचना है, उस रचना के लिए प्रावधान संविधान द्वारा किए गए हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। आप सभी को पता है कि एक संवैधानिक निकाय है और निर्वाचन आयोग की रचना का प्रावधान संविधान में किया गया है। दूसरा कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट ये कह सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा सीधे पदमुक्त नहीं किया जा सकता, उसे संसद में महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का स्तर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य है। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को वेतन तथा अन्य भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि एक बार नियुक्त कर दी जाए तो उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों के वेतन भत्तों आदि में उनके सेवा काल में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में वर्तमान कानून में सहायता नहीं मिलती तो चुनाव आयोग को अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। तो ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं, इनका मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयोग को सम्मानजनक व स्वतंत्र दर्जा प्रदान करना है ताकि वह अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी दबाव के कर सके। निर्वाचन प्रक्रिया की विशिष्टताएं का जहां तक सवाल है, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि संघात्मक देशों में पाई जाने वाली व्यवस्था के विपरीत भारत में निर्वाचन व्यवस्था का स्वरूप एकात्मक है। मतदान का अधिकार भारत के प्रत्येक 18 वर्षीय नागरिक को है। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। ये कुछ हमारे यहाँ विशिष्टताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यद्यपि प्रजातंत्र में मतदान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तथापि भारत में यह ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है ना?
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन भारत में एक ऐच्छिक प्रक्रिया है कि वो डालना चाहे तो डाल सकता है, नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकता। निर्वाचन आयोग व उसके निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के अधिकार को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। तो ये भी अपने निर्वाचन प्रक्रिया की एक विशिष्टता ही है कि जो कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है उसके नियंत्रण से हमारा निर्वाचन आयोग मुक्त है। प्रत्याशी एक स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी नामांकन भर सकता है। तो ये एक अलग से विशिष्टता हो गई कि प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा होता है या चुनाव लड़ना चाहता है वो एक प्रकार से एक स्थान से एक स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान में भी नामांकन भर सकता है। जैसे आपको मैं उदाहरण के रूप में दूं कि अभी जो अपने चुनाव हुए लोकसभा के, इसमें राहुल गांधी ने 2 जगह से नामांकन भरा, एक केरल से और एक या यूपी की विधानसभा, यूपी की लोकसभा क्षेत्र से, तो एक अमेठी से और एक वहाँ केरल से वहाँ। तो ये एक अलग अलग एक विशिष्टताएं हमारे यहाँ मिली हुई हैं। प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित राशि जमा करानी पड़ती है। यदि उसे निर्धारित मत प्राप्त न हो तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, वो राशि उसे नहीं मिलती है। अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है ताकि उनका व्यवस्थापिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके। तो ये निर्वाचन प्रक्रिया की कुछ विशिष्टताएं हमारे भारत में पाई जाती हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन में पाई जाती हैं। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी कुछ उपलब्धियां भी कही जा सकती हैं जिनका यहाँ अध्ययन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत के निर्वाचन आयोग की हीरक जयंती के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयोग को भारतीय लोकतंत्र का स्तंभ माना। डॉक्टर सिंह के अनुसार भारत के संविधान निर्माताओं ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को स्वीकार कर भारत की जनता के प्रति विश्वास को व्यक्त किया और उसकी उम्मीदों को यथार्थ स्वरूप देने का दायित्व चुनाव आयोग ने निभाया। तो भारत के चुनाव आयोग की प्रमुख उपलब्धियों में से मुख्य रूप से कही जा सकती हैं, भारत जैसे भौगोलिक जो विभिन्नता में है उस देश में चुनाव आयोग ने हर कोने में सफलतापूर्वक पहुंचकर निर्वाचन का महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। चुनाव आयोग ने देश की बदलती तस्वीर तथा विकसित होकर तकनीक के अनुरूप स्वयं को लगातार अद्यतन करने का प्रयास किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण भारत के चुनाव को हरित चुनाव माना जाता है क्योंकि इसके कारण 11,000 टन कागज जो कि 2,80,000 पेड़ों से बनता की बचत होती है, ऐसा SY कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त था उन्होंने बताया था। चुनाव आयोग ने समय समय पर चुनाव खर्च की सीमा तय की तथा चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों से उनके व्यय का ब्यौरा भी मांगा। प्रत्याशियों के व्यवहार व भाषा को संयमित व नियंत्रित करने का कार्य भी चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। हर चुनाव के प्रत्याशी अपने विरोधी उम्मीदवारों की कमियों को जनता के सामने रखते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कभी मर्यादाएं भंग हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को अपनी सीमा में रहने का निर्देश दिया है। 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में प्रचार के दौरान बदरुद्दीन अहमद AIUDF, इमरान मसूद कांग्रेस, बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस, कुमार विश्वास आप, नहाद हसन सपा आदि ने अभद्र टिप्पणियां की। जनता ने तो इन्हें सबक सिखाया ही, चुनाव आयोग ने भी तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं इनके बारे में दी। तो आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए समय आवंटित करके चुनाव आयोग ने उन्हें जनता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। चुनाव आयोग ने न केवल प्रत्याशियों को नियंत्रित रखा अपितु आचार संहिता के माध्यम से राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों को भी अपनी सीमा में रहने का निर्देश दिया। मतदाता पहचान पत्र, संवेदनशील मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग आदि अन्य कुछ कदम हैं जिनके माध्यम से चुनाव आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की दिशा में सफल व सार्थक प्रयोग किया। तो इसमें आप नोटा का उदाहरण दे सकते हैं, नन ऑफ द अबो का प्रयोग, यानी कि उपरोक्त में कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, एक नवीन
पहल कही जा सकती है। 13वीं लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका की प्रशंसा करते हुए इंडिया टुडे ने लिखा था, आप सभी को पता होगा कि इस आयोग ने अपने रोज रोज के निर्देशों और आदेशों में 13वीं लोकसभा के बेजान चुनाव में जान फूंक दी है। 16वीं लोकसभा जो 2014 में चुनाव हुआ था, इस चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग पहले से ही अधिक मुस्तैद व चुस्त नजर आया। कुछ घटनाएं द्रव्य हैं, जैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को पेड न्यूज़ पैसा देकर खबर छपवाना के लिए चुनाव आयोग का नोटिस देना। तो ये एक प्रकार से हमारे यहाँ चुनाव आयोग की कुछ उपलब्धियाँ कही जा सकती हैं, लेकिन उपलब्धियों के साथ साथ कुछ कमजोरियाँ या उनकी चुनौतियों कह सकते हैं, इनका भी यहाँ अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। बहुत सारे प्रयासों के बाद भी चुनाव के दौरान भ्रष्ट गतिविधियों का अंत नहीं हो पाता। वोट के लिए चाहे साड़ी कंबल बांटने की बात हो या खाद्यान्न आदि देने की बात हो, प्रत्याशियों द्वारा की गई ऐसी गतिविधियों को रोकना कठिन रहा है। इसके लिए और सख्त कानून की आवश्यकता है हमारे यहाँ। काले धन का प्रयोग यानी कि यूज़ ऑफ ब्लैक मनी भी एक प्रकार से बढ़ी है कि भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त S.Y. कुरैशी ने अपनी जो एक पुस्तक है उसमें लिखा, एन अनडॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडिया इलेक्शन के लोकार्पण के समय बोलते हुए काले धन के प्रयोग का भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती बताया था। अच्छे नागरिक राजनीति की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। अपूर्ण मतदाता सूचियां हैं। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है कि चुनाव आयोग की एक बड़ी चुनौती दागी प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखना है। 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव ने आप सभी को पता होगा कि इस दृष्टि से निराश ही किया कि चुनाव में सभी पार्टियों के 889 यानी कि 11% प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले थे। इसमें से कुछ के खिलाफ हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। राजनीतिक दलों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये अवैध मत का भी उदाहरण दे सकते हैं, इनवैलिड वोटर्स का, सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सीमित शक्तियाँ, ये कुछ हमारे यहाँ कमियाँ भी कही जा सकती हैं या एक रूप में चुनौतियाँ कह सकते हो कि कम समय में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो। कुछ इसके सुझाव का भी अध्ययन करना हमारे लिए यहाँ आवश्यक है। सुझाव के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है, पद जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही उनके साथ निष्पक्षता व स्वतंत्रता के साथ आचरण भी अपेक्षित है। अतः इस पद के चयन के लिए बनी समिति के सदस्य यदि सत्ता के विभिन्न वर्गों से हों तो स्वस्थ व्यवस्था हो सकती है। यथा प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तथा सिविल सोसाइटी के जागरूक नेता। संगठन कह सकते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित विभिन्न सुझावों में बहुसदस्यीय आयोग का सुझाव दिया जा रहा है तथा वर्तमान में ऐसा है कि पर आयोग को व्यापक रूप देने के लिए सदस्य संख्या 3 से 5 हो तथा मुख्य चुनाव आयुक्त उसकी अध्यक्षता करे और बेहतर परिणाम की अपेक्षा हो। शक्तियाँ पावर के रूप में कह सकते हो कि चुनाव आयोग की महती भूमिका को देखते हुए अधिक शक्ति संपन्न बनाना आवश्यक है। संसाधन, अधिक संसाधन देना है। प्रत्याशी चुनाव के दौरान प्रत्याशियों का व्यवहार, भाषा आदि का बहुत महत्व है। चुनाव आयोग को इतना अधिक संपन्न बनाना आवश्यक है कि वह काले धन के प्रयोग को सही अर्थ में रोक सके, गंभीर अपराध से जुड़े प्रत्याशियों की उम्मीदवारी पर रोक लगा सके, भाषा व व्यवहार की अभद्रता के लिए समुचित दंड दे सके, आचार संहिता का कड़ाई से पालन करा सके, चुनावी हिंसा को रोक सके, चुनावी व्यय को निर्धारित सीमा से बाहर न जाने दे तथा जनता को चुनाव भागीदारी के लिए आकर्षित कर सके। मतदाता के संदर्भ में भी कह सकते हो कि मतदाता जनतंत्र व उसके लिए चुनाव प्रक्रिया के आयोजन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। मतदाता सक्रिय व सचेत न हो तो चुनाव प्रक्रिया खोखली व अर्थहीन हो जाती है। कम समय में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो, ये आप कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार से उसके सुझाव कहे जा सकते हैं। तो आज आपका जो इलेक्शन कमीशन का जो टॉपिक था ये यहीं ख़त्म हुआ। धन्यवाद।